शुरू करते हैं। मेंस की रिवीजन सीरीज में अब तक के लेक्चर में हमने देख लिया अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज फॉर, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 से लेकर 17 तक, और उसमें हमने ज़्यादा फोकस किया ये अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, फिर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट। उसके आगे उनको कैसे याद रखना है, उसके कंक्लूजन को, हम कोई भी कंक्लूजन बनाना हो तो उसमें एसडीजी गोल को कैसे हम यूज कर सकते हैं वो बातें करी। अब आगे बढ़ते हैं फॉर जीएस पेपर 2 ई गवर्नेंस मॉडल्स एंड एप्लीकेशन, और पेपर 3 के लिए ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। सबसे पहले तो ई गवर्नेंस की व्याख्या, रट्टा मारो जिंदाबाद। ई गवर्नेंस क्या है? हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करें कुछ चीजों को इंक्रीज करने के लिए। क्या? इंक्रीज द एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। कि यूज ऑफ आईसीटी टू इंक्रीज द एक्सेस टू एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। या फिर दूसरी एक व्याख्या सोच सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करें सरकारी कामकाज में गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर गुड गवर्नेंस। या फिर कि थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखे कि यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग विथ एम टू इंक्रीज सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टनरशिप इन डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब मतलब में आपने ये ध्यान रखना है कि ई गवर्नेंस का मतलब कि बैक ऑफिस में जाके कंप्यूटर फीड कर दिए, नहीं। सरकार काम कैसे करती है वो फंडामेंटल काम करने का तरीका, नजरिया बदलना है, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। हम जो बात करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो केवल एक साधन है, हथियार है, टूल है। ई गवर्नमेंट क्या है? उसके जरिए जो हो रहा है वो काम, उसकी प्रोसेस है, और जो आउटकम अपने को दिखता है दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। अब ये शब्द में भेद इसलिए समझ के रखना है बिकॉज जब आप वाक्य कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर सीमलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वी नीड ई गवर्नेंस, नहीं, वो तो आउटकम है। वी नीड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। अगर कोई चीज लागू करनी है तो आपको हथियार, औजार चाहिए। तो इस प्रकार शब्दों में थोड़ा ध्यान रखें। अब अपने यूपीएससी सिलेबस में ई गवर्नेंस, उसके मॉडल्स, तो 5 मॉडल्स है। अमेरिकन एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर थे, एरी हैलियचमी, उन्होंने दिए ब्रॉडकास्टिंग, क्रिटिकल फ्लो, कंपैरेटिव एनालिसिस, ई एडवोकेसी एंड इंटरैक्टिव सर्विसेज। नेट पे सर्च करें तो और भी अलग अलग प्रकार से आपको मिल सकते हैं, बट इग्नू के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में ये वाला दिया है, तो ये 5 मॉडल हम तैयार करके जाएंगे। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग नाम से ही सिद्ध है, जो इंफॉर्मेशन पहले ही पेपर फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, बिल, सर्कुलेशन, मेरिट लिस्ट, उसको आईसीटी और मीडिया के जरिए उसका प्रसार करना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। अब आप इसका एप्लीकेशन सोच सकते हैं कि सरकार ने कोई नया कानून बना दिया, रूल्स बना दिए, सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट आ गए, यूपीएससी की कोई रिजल्ट है, मार्कशीट है, तो ये चीज आप रख दो वेबसाइट पे तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। सेम वे ये अपना रानी की वाव, उसको यूनेस्को अपना हेरिटेज स्टेटस मिल गया, तो वो टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसा आप किसी वेबसाइट पे लिख दो। उसमें अगर आपने विजिट लेनी है तो इस प्रकार की फीस देनी पड़ेगी। कोई सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है तो ये टैक्सेस है, उस प्रकार से आप लिख दो। सेम वे हर एक वेबसाइट में आप कॉन्टेक्ट अस बोल के ऑफिस एड्रेस, वर्किंग आवर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आप क्या कर रहे हो? वन वे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव क्या है? ऑब्वियसली इन्फॉर्म सिटीजनरी, हर एक व्यक्ति को आपको जानकारी मिल जाएगी कि पॉलिसी क्या है नई स्कीम, उसके क्या प्रावधान है। सो इफ सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हो, फीमेल इंफेंटिसाइड के बारे में हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वो अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी से निभा पाएंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव क्या है? नेगेटिवली ऑब्वियसली ये वन वे कम्युनिकेशन है, सामने जनता क्या सोचती है, उनका क्या फीडबैक है, उनको अगर टैक्स भरा है तो रिसीव मिलनी चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन। सो फ्री फ्लो ऑफ इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस मॉडल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मॉडल क्रिटिकल फ्लो। यहां भी फंडा ब्रॉडकास्टिंग जैसा ही है कि आप वेबसाइट पे या किसी ईमेल से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। अब फर्क क्या है? तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को आप पहुंचाओ, दैट इज क्रिटिकल फ्लो मॉडल। एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं, कोई गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में जाती है, उसके मेडिकल चेकअप होते हैं। अब इसका इंफॉर्मेशन, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप आशा वर्कर को भेज दो नेट के जरिए, तो अब उसके बाद आशा वर्कर फॉलोअप एक्शन लेगी, उसके घर पे जाएगी कि ये आपने आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेने हैं या ये वाले आपने इंजेक्शन लेने हैं, राइट। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, टारगेट ग्रुप को पहुंच गई।
15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ये सोचने के लिए कि ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने, नीचे राज्य सरकारों को कितना पैसा देना है और हर एक राज्य को उसमें से कितना कितना पैसा मिलना चाहिए, मतलब वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो इसके लिए स्वाभाविक फाइनेंस कमीशन को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि केंद्र सरकार को टैक्स में कितनी आवक हो रही है, हर एक राज्य को पैसा देना है तो उसकी पॉपुलेशन क्या है, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है, बैकवर्डनेस कितनी है, लाइक। तो ये पूरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप यहाँ टारगेट ग्रुप को दीजिए। टारगेट ग्रुप कौन है? फाइनेंस कमीशन। देन राजन भाई मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं तो महंगाई कितनी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप उनको दे तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उस हिसाब से बना पाए। करप्शन की आप इंफॉर्मेशन सीबीसी को दीजिए, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है एनएचआरसी को दीजिए, क्राइम का डेटा राज्य आपस में शेयर करें। तो ये क्या हो रहा है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को फ्लो कर रही है, दैट इज क्रिटिकल फ्लो मॉडल। अब उसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स आप सोच सकते हैं कि टाइम और डिस्टेंस फैक्टर्स आर मेड इररिलेवेंट, सबको जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली दे कैन मेक द डिसीजन, पॉलिसी, जजमेंट्स, राइट। अब आगे ब्रॉडकास्टिंग देख लिया, क्रिटिकल फ्लो देख लिया। तीसरा मॉडल है कंपैरेटिव एनालिसिस, नाम से ही सिद्ध है क्या करेंगे? कंपैरिजन। ये वाला मॉडल तीसरे विश्व के देशों में ज्यादा पॉपुलर है। वो ये करेंगे, कुछ बेंचमार्क पैरामीटर्स बना देंगे, आईएमआर कितना है, एमएमआर कितना है, या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कितनी है, लाइक दैट। और फिर सिटी का, रूरबन एरिया का, एक रीजन का, एक राज्य का, इस प्रकार के पैरामीटर, और फिर उसे कंपेयर किया जाए। तो मतलब ज्योग्राफिकली आप एरिया वाइज कंपैरिजन करो, फिर एक ही एरिया है उसका भूतकाल में क्या परफॉर्मेंस था, अभी कितना परफॉर्मेंस है, आगे क्या करना चाहिए, उस प्रकार के आप कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के मॉडल बनाओ। इससे फायदा क्या होगा? अगेन आप याद करो, 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि पंचायती राज बॉडी को ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाएगा, आई थिंक 2,87,000 करोड़। तो वहां प्रोविजन था कि परफॉर्मेंस बेस्ड उनको 10% 20% पैसा देना है। तो परफॉर्मेंस आप मेजर कैसे करोगे कि उसी बॉडी का पास में इतना परफॉर्मेंस था या इतना आउटकम था और अभी इतना है तो इतना पैसा देना है। सेम वे पॉलिसी मेकिंग में आपको ये कंपैरेटिव डेटा काम में आएगा। आप 5 साल पहले का एज पिरामिड देखो और अभी का एज पिरामिड देखो तो पता चलेगा उस वक्त जो लोग प्राथमिक स्कूल में थे वो बच्चे अब माध्यमिक स्कूल में आ रहे हैं। तो पॉलिसी डिसीजन क्या होना चाहिए कि अब मिड डे मील और वो सारी चीजों में थोड़ा फंडिंग कम करो और माध्यमिक स्कूल बनाने के लिए, उसके टीचर रिक्रूट करने के लिए फंडिंग में ज्यादा पैसा दीजिए आप। सेम वे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, वो सारा डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजिए तो वो अकॉर्डिंगली टैक्सेशन पॉलिसी बनाएंगी, सब्सिडी, ग्रांट, स्कीम, नई योजनाएं शुरू करेंगी। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 2015। वहां पहले सबसे पहले हमने ये करना था कि मेजर करो, सर्वे करो कि लेबर सप्लाई कौन कौन से ग्रुप से कितना आ रहा है और असल में हमारी डिमांड क्या है इंडस्ट्री की, उस हिसाब से आप सप्लाई डिमांड को मैच कर सकते हो। आगे ये कंपैरेटिव एनालिसिस वाला मॉडल हमको पब्लिक ओपिनियन शेप करने में भी मदद करेगा। आप डेटा लेके आओ कि ऑस्ट्रेलिया में जब जीएसटी नहीं था तब उनका जीडीपी प्रोडक्शन इतना था, उनको टैक्स में इतनी आवक होती थी, एम्प्लॉयमेंट इतना था, और जीएसटी लागू करने के बाद इनको इतना इतना अच्छा हुआ। तो आप ऐसा कुछ डेटा यूज करके सरकार की सोशल मीडिया अकाउंट पे आप वो रखे और ताकि पब्लिक ओपिनियन जीएसटी के फेवर में बनाया जा सके। सेम फॉर अदर पॉलिसीज। तो ये हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। उससे आगे ई एडवोकेसी मॉडल। ई एडवोकेसी में क्या है? अब तक ये जो मॉडल थे उसमें ये रहा था बात की एक तरफ से सामने कम्युनिकेशन दी जाएगी लेकिन सामने जनता क्या सोचती है आप वो उनसे पूछेंगे नहीं। ई एडवोकेसी में कुछ और बात है। आप कोई ऑनलाइन फॉरम बना दो, राइट, और वहां सबके ओपिनियन लेना शुरू करो। अब देखो कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल में क्या था, आप डेटा कंपैरिजन से कुछ बनाओ पावर पॉइंट जैसा और उसकी मदद से जनता का ओपिनियन बदलने की कोशिश करो। एडवोकेसी में क्या है, आप ऐसे एक्सपर्ट ग्रुप, उनके कोई ऑनलाइन ग्रुप बना दो, जनता का ओपिनियन ले लो और वो बोल बच्चन करके आप ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करो। सो दैट इज ई एडवोकेसी मॉडल। इसके बेनिफिट क्या होंगे? जीएसटी में बात चल रही है कि व्हाट शुड बी द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, आरएनआर होना चाहिए, 21% होना चाहिए, 27% होना चाहिए। अब ये बात पूछने के लिए अगर आपने ऑनलाइन फॉरम बनाया है तो आप ऑस्ट्रेलिया के जो भी टैक्स के ऑफिशियल हैं या कनाडा के लॉ मेकर्स हैं उनको भी आप बुला के उनका ओपिनियन ले सकते हैं। सो एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, आप बियॉन्ड द ब्यूरोक्रेटिक एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आप उनको लेवरेज कर सकते हो। सेम वे सस्टेनेबल गोल नंबर 17 उसमें बोला था कि इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे हम ताकि वो लीस्ट डेवलप कंट्री, थर्ड वर्ल्ड, आइलैंड कंट्रीज, उन सबका भला हो सके। तो इस प्रकार की अगर ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है तो ग्लोबल ओपिनियंस आपने मंगाने होंगे और फिर पूछा जाए सबसे कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू करने के लिए हर साल हमको $5 ट्रिलियन की आवश्यकता है, तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने ये सारा बोझ उठाना चाहिए? अगर हाँ, तो हर एक कंट्री का क्या कोटा होना चाहिए? सो अकॉर्डिंगली यू टेक ग्लोबल ओपिनियंस एंड मेक ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रकार की कामकाज हो, वहां पर ई गवर्नेंस का ये ई एडवोकेसी या लॉबिंग वाला मॉडल काम करेगा। लास्ट मॉडल इज इंटरएक्टिव सर्विसेज। जैसे ये अपना ई एडवोकेसी 2 वे चैनल थी, आप भी कुछ बोलेगी, सरकार बोलेगी, जनता से पूछेगी, ये भी 2 वे चैनल है। कैसे? इट इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, मतलब G2C टू G चैनल। क्या एप्लीकेशन है इस मॉडल की? फाइनेंशियल एप्लीकेशन। आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या कस्टम एंड एक्साइज की वेबसाइट बना दो, जनता वहां जाएगी और अपना टैक्स भरेगी और टैक्स का उसे रिसीप्ट मिल जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, 2 वे कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो रहा है। सेम वे यूजर फी है, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे बात आप सोच सकते हैं। एप्लीकेशन इन पॉलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले एंगल। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट आप वोटिंग कराओ, ई रेफरेंडम कराओ, ओपिनियन पोल ले लो, आप आरटीआई भी ऑनलाइन डाल सकते हो। आपको सरकार से कोई फरियाद है तो ग्रीवेंस रेड्यूसल की फरियाद लिख सकते हो अपने गुजरात में जो स्वागत पोर्टल है। सो ये अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटी टाइप के काम करने हैं तो ये इंटरएक्टिव मॉडल वहां उपयुक्त है। और एप्लीकेशन एचआरडी में ई एजुकेशन के नाम पे आपने ये इग्नू का ये ज्ञान कोष खोल दिया, एनआईओएस उनकी ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, टेलीमेडिसिन कराइए, और इस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये आप लागू कर सकते हैं। सो ई गवर्नेंस, उसके 5 मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग, जहां पे आप कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे दोगे, 1 वे कम्युनिकेशन था। क्रिटिकल फ्लो, आप इन्फॉर्मेशन ही दोगे लेकिन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल टारगेट ग्रुप को देगो। मदर की इन्फॉर्मेशन आशा वर्कर को, इन्फ्लेशन की इन्फॉर्मेशन आरबीआई को, टैक्स की फाइनेंस कमीशन को, एंड सो ऑन। कंपैरेटिव एनालिसिस, अलग अलग एरिया का करो, एक ही एरिया का भूतकाल और अभी के समय में करो तो पॉलिसी मेकिंग ओपिनियन उस प्रकार से बनाए जा सके। सेम वे ई एडवोकेसी था, अगेन ओपिनियन बनाने के लिए। और लास्टली देयर वाज इंटरएक्टिव सर्विसेज, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, उस प्रकार के पेमेंट है, आरटीआई डालनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीजें। अब याद कैसे रखेंगे? इस प्रकार से बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टिंग, क्रिटिकल फ्लो, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड इंटरएक्टिव। अब बीसीसीआई आएगी और ऐसी कोई भी खड्डे में गई संस्था आएगी तो स्वाभाविक है कुछ वकील आ जाएंगे बीच में टांग अड़ाने के लिए। तो वो जो टांग अड़ाने वाले आगे, दैट इज एडवोकेसी। सो बीसीसीई, और वो इलेक्ट्रॉनिकली एडवोकेसी करेंगे, एंड आई। खैर मारपीट की, अब क्योंकि ये सिलेबस में लिखा ई गवर्नेंस मॉडल्स एंड एप्लीकेशन, तो याद तो करना है, तो कुछ न कुछ जुगाड़ से आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन का रट्टा मान लिया, यस। 5 मॉडल समझ लिए, यस। अब इवोल्यूशन, उत्क्रांति। सबसे पहला स्टेज था ई गवर्नेंस का 1 वे, मतलब सिंपल इनकम टैक्स या सर्विस टैक्स की एक वेबसाइट बना दी और वहां पर एक स्क्रॉल पट्टी चलेगी कि लास्ट डे टू फाइल योर आईटी रिटर्न इज दिस, या फिर कि नवंबर 2015 तारीख से हर एक सर्विस पे 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगाया जाएगा, इस प्रकार का। या कोई उसका आईटी सर्कुलर डाल लिया, राइट। सो उसी प्रकार अगर आप ऑटोमेटेड एसएमएस या ईमेल भेज देते जिसमें सामने वाले को से पूछा नहीं जाएगा, केवल एक प्रकार से इंफॉर्मेशन जाएगी। सो शुरुआत में जो भी ई गवर्नेंस चली वो 1 वे मॉडल से चली, उससे आगे बढ़े 2 वे इंटरएक्शन। जनता ने मांग शुरू की कि भाई ये आप बोल रहे हो कि भाई 0.5% सेस है, तो फिर अपनी वेबसाइट पे ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा क्यों नहीं कर देते, राइट। सो एक तरफ से रिक्वेस्ट और सामने रिस्पॉन्स, आपने टैक्स भरा और सामने उसका ऑनलाइन चालान जनरेट हो जाए। सो ये इंटरएक्शन हुआ। आगे ये बोला गया कि भाई 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगेगा सभी टैक्सेबल सर्विसेज पे। अब सवाल होता है, मान लो आप कोचिंग क्लास चला रहे हो जिसकी फी है 1 लाख रुपए, तो सर्विस टैक्स कितना होगा? 14%, 14,000 रुपए। सवाल, ये 0.5% लगेगा वो 14,000 पे लगेगा कि 1 लाख रुपए पे लगेगा? एज सच वी अंडरस्टूड की सेस तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है दिस सेस विल बी अप्लाई टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सर्विसेज, मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 0.5% लगाना है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से जनता को फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आता रहेगा कि इस पे लगाना है या इस पे लगाना है। 1 वे कम्युनिकेशन में नोटिफिकेशन तो डाल दिया, लेकिन चाहे यूपीएससी का नोटिफिकेशन हो या आईटी का नोटिफिकेशन हो, जनता कभी पढ़ती नहीं और हमेशा पूछती रहती। सो इस प्रकार की कोई हेल्प डेस्क, सपोर्ट, टोल फ्री नंबर ये होना चाहिए। अगेन 2 वे इंटरएक्शन हो रहा है। हो सकता है आपने कोई टैक्स भरा लेकिन उसका चालान जनरेट नहीं हुआ, या फिर कि वो रिपोर्ट बराबर आंकड़े नहीं दिखा रहा है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो दैट इज 2 वे इंटरएक्शन। धीरे धीरे उत्क्रांति हो रही है। उससे आगे बढ़े कि बराबर है, ये तो सर्विस टैक्स का एक पोर्टल है, फिर एक्साइज का एक बना दिया, कस्टम का एक बना दिया, लेकिन फिर हमको लगे कि
3 पोर्टल मेंटेन करने हैं तो 3 आदमी रखने पड़ते हैं, तीनों का सिक्योरिटी एस्पेक्ट देना पड़ता है। तो बेटर कि एक एक वेबसाइट ना हो, एक पोर्टल बनाया जाए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो उसका एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्टल हो, जहां पर इन तभी एक्साइज कस्टम सर्विस इन तीनों का नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है, पेमेंट करना हो, ग्रीवेंस रेड्रेसल, हेल्प डेस्क, ये सारी सुविधा यहाँ पर हो। इस प्रकार के पोर्टल में फिर और उत्क्रांति हुई कि पोर्टल पर्सनलाइजेशन। मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसने केवल सर्विस टैक्स ही भरना है और ये वेबसाइट पे जाए और उसको तीनों प्रकार की ये सभी नोटिफिकेशन, ये डेडलाइन वो डेडलाइन, तो वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम आप ऐसा कर सकते हैं, इस पोर्टल में वो रजिस्टर कर सके और रजिस्टर करने के बाद वो टिक कर देगी मेरे को केवल पोर्टल में सर्विस टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही दिखनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड पोर्टल पर्सनलाइजेशन। अब आगे और उत्क्रांति हुई कि पोर्टल तो ठीक है, ये उससे थोड़ा और क्लस्टर बना दे कि ये तो बराबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड सर्विस, तो केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्टल। फिर कि नहीं, आप सभी टैक्स, आईटी और कॉर्पोरेट टैक्स, उसको भी इसमें सम्मिलित कर ले, राज्य सरकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी सम्मिलित करके ऐसा कोई हम पोर्टल बना दे, ई टैक्स पोर्ट, तो वो बड़ा सा क्लस्टर हो गया अपना, क्लबिंग ऑफ कॉमन सर्विसेज। सेम वे एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सर्विस का होता है पोर्टल, लैंड रिकॉर्ड का होता है, बर्थ डेट, आरटीओ लाइसेंस, इन सबको फिट करके एक ई ग्राम पोर्टल बना दे, तो गांव वालों को सारी सुविधा एक ही ये जगह से आपको मिल जाए। फिर नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई कि ई स्टार्टअप के लिए क्लस्टर ऐसा कुछ बनाएंगे कि आपने स्टार्टअप कंपनी शुरू कर रही तो उसमें जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपने भरने हैं, आप केवल एक ही एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो ऑनलाइन भर दिया तो पॉल्यूशन का क्लियरेंस, बिल्डिंग कोड क्लियरेंस, प्लानिंग, सारे आपको क्लियरेंस मिल जाए। आपके यहाँ कर्मचारी हैं तो उसके प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो भी आपने कंट्रीब्यूशन डालना है वो भी उसी जगह यूएएन, एलआईएन, इस प्रकार के नंबर हो, आप टाइप करो और पेमेंट हो जाए। आपको जो भी लोन लेना है, फाइनेंस लेना है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ टाइप हो जाए, मुद्रा बैंक ऊपर सुपरवाइज करे, राइट, अटल, सेतु, इन सब स्कीमों से आपको जो भी सब्सिडी लाभ मिलने हैं। सो बड़ा सा क्लस्टर बना दिया। और लास्ट स्टेज इस उत्क्रांति का होगा यूनिजन, व्हेन फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। आप समझ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फ्रंट ऑफिस क्या होगी, जहां पर आप पेपर फॉर्म के अंदर पूरा अपना आईटी डिटेल्स भर के उसे दो। बैक ऑफिस क्या होगी, वो लोग उसे प्रोसेस करे, आपका चेक वो देखें पिछले में क्या था, उस प्रकार से रिफंड का कैलकुलेशन करे, नोटिस दे दे, वो सारी चीजें। जब इस प्रकार का लास्ट स्टेज, जैसा आपने वो देखा होगा माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज वो केवल ऐसे हाथ से कुछ करता है और सारा डेटा आ जाता है, तो उस प्रकार का यूनिजन, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस, ये गैप ही नहीं है। ठीक है, ये इवोल्यूशन समझाने की क्या जरूरत पड़ी, इससे हमको पता चलेगा कि भारत में ई गवर्नेंस की लिमिटेशन क्या है। अब भारत के प्राइवेट आईटी सेक्टर को देखिए तो Y2K प्रॉब्लम सॉल्व हो गया साल 2000 वाला, तो उस वक्त से वो तो चरम पे पहुंच गया, अपना जो भी कोडिंग था या डेटाबेस या जो भी सर्विसेज वो दे रहे थे। लेकिन सरकारी सेवाओं में आप देखिए ये पोर्टल अभी भी आपको पता चलेगा कि सर्विस टैक्स का अलग साइट रहती है और वो अभी धीरे धीरे उनका जमा होना शुरू हुआ है। गुजरात राज्य के अंदर ये ई ग्राम वाला पोर्टल, हाँ, वो लगभग 2006-07 से शुरू हुआ। मोदी सरकार बनती है 2015 में, वो बात कर रहे हैं अब कि भाई ई स्टार्टअप जैसा कोई पोर्टल हो और वहां स्टार्टअप कंपनी वालों को सभी एक ही जगह पे क्लस्टर सेवाएं मिल जाएं। तो मतलब साल 2015 में हम आ गए, लेकिन फिर भी ये यूनिजन स्टेज तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो मतलब प्राइवेट कंपनियों की तो उत्क्रांति हो गई, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ई गवर्नेंस उतनी तेजी से उत्क्रांति नहीं कर पाया। वी आर लैगिंग बिहाइंड, वाई, वो बोल के फिर लिमिटेशन के सारे मुद्दे आएंगे, इस सेशन के अंत भाग में हम देखेंगे। ठीक, मीनिंग समझ लिया, मॉडल समझ लिया, इवोल्यूशन समझ लिया, टूल्स एंड कंपोनेंट्स ये आसान है, आप देख लेना। नेटवर्क में क्या चाहिए, सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट में वीसेट सैटेलाइट काम में आता है। वाई, इट इज कॉल्ड वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल, जहां डेटा, वॉइस, वीडियो आप भेज सकते हो, लेकिन वो टीवी चैनल वाला उस प्रकार का नहीं, स्ट्रीमिंग जो होता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग वाला। और ये वीसेट की मदद से पूरा क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क, RFID टैग्स, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब हम चला सकते हैं, तो इसका बहुत महत्व है ई गवर्नेंस में। फिर रेडियो, तो हैम रेडियो को भी यूज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो है, हाँ, उसके अलावा स्मॉल साइज की जो फाइल होती है किलोबाइट्स में, वो भी आप हैम रेडियो की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। फिर RIFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, वो ट्रक में फिट कर दिया, PDS का ट्रक कहाँ गया, कितना वजन था, वो सब चीजें। टेलीफोन, VoIP, स्काइप, उसकी मदद से आप यूज कर सकते हो। एंड यूजर को हार्डवेयर चाहिए, सर्विस डिलीवरी पॉइंट क्या होने चाहिए, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर, ऐप, टोल फ्री नंबर हो, सिविक सर्विस सेंटर हो। ठीक, तो ये चीज भी खत्म। अब आते हैं बड़े टॉपिक पे, ई गवर्नेंस की एप्लीकेशंस या पोटेंशियल क्या है। IPS, इंटरनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, P फॉर प्लानिंग, जिसमें GIS, MIS यूज करो, and S फॉर सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी में सब कुछ आएगा, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ग्राम विकास के लिए क्या, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, रूरबन,
सभी चीजें, एजुकेशन में क्या, इकोनॉमी में क्या, पब्लिक हेल्थ और पुलिसिंग, इन सब में क्या क्या। एक एक करके ये सारे मुद्दे देखेंगे और इसे आराम से पढ़ने का प्रयोजन ये है, GS1 में पूछ ले तो भी आप लिख सकते हो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज, GS2 में जो भी पॉवर्टी या मार्जिनाइज कम्युनिटी, ये सारे मुद्दे इकोनॉमी हेल्थ पुलिसिंग फिट कर सकते हो। GS2 में ये मुद्दा तो है गवर्नेंस वाला, GS4 में भी कुछ पूछा जाए ये वाली केस स्टडी या ये तो सेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला पोटेंशियल एप्लीकेशन कहां पे है, इंटरनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, हाईलाइट द रोल ऑफ ICT इन ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीधा जवाब देख लेते। NIC उसने एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाया जिसको बोलते हैं ई ऑफिस सॉफ्टवेयर। फाइनेंस मिनिस्ट्री, लबासना, मसूरी और बहुत सारी जगहों पे इसे यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग मॉड्यूल है। सबसे पहला मॉड्यूल है ये वाला, यूनिफाइड इंटरनल मैसेजिंग एंड कैलेंडर। ये नाम याद रहे तो ठीक, अदरवाइज हाँ कुछ मैसेजिंग और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीपा के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है। क्लास 1 2 ऑफिसर की तालीम एक ब्रांच देखती है, गुड गवर्नेंस एक देखती है, WTO का नोडल सेंटर एक देखते हैं, कंप्यूटर CCC एग्जाम लेने की एक शाखा है, अपना UPSC तालीम वर्ग वो अलग है। तो इन सभी ब्रांच के अंदर आपस में कोई डॉक्यूमेंट फाइल शेयरिंग करना हो, राइट, कोई मीटिंग हो तो उसका शेड्यूल अपॉइंटमेंट देना हो, उनका आपस में सोशल मीडिया, मेल, अलर्ट, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ काम इंटरनल हो सकता है। ऐसा एक उसका मॉड्यूल है। नेक्स्ट फाइल का मॉड्यूल, ई फाइलिंग। आप कोई भी फाइल कंप्यूटर में टाइप करके बना सकते हो या फिर फाइल को स्कैन करके उसका PDF बना के फाइल कर दी, फिर उसमें बड़े साहब जो भी उसको नोटिंग करना है वो लिख सकते हैं, कितनी फाइल बनी, उसमें से कितनी कौन से लेवल तक पहुंची, कितनी क्लियर हो गई, ये सारा आपको डेटा मिल जाएगा। अलर्ट, नोटिफिकेशन, डेडलाइन, ये सब मिलता रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या, यही मॉड्यूल के अंदर आपको बजट, ग्रांट में जो पैसा है उसका मैनेजमेंट, सैलरी, प्रोविडेंट फंड में जो जा रहा है, ऑनलाइन सारा पेमेंट हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंडिचर, अपना लाइट बिल, फोन बिल, स्टेशनरी, ऑनलाइन सभी काम हम कर सकते हैं। तो अगेन ऑटोमेशन हुआ, ट्रांसपेरेंसी, फास्ट डिसीजन मेकिंग। फिर सरकारी काम से आपने कहीं ऑफिस टूर में जाना पड़ा, तो टूर में जाने के लिए ऊपर के हिसाब से आपने जो अप्रूवल लिया, रेलवे एयरप्लेन टिकट बुक करा ली, TADA अलाउंस आपको वापस आके क्लेम करना है, तो वो सारा काम ऑनलाइन इस जरिए हो सकता है। ऑनलाइन आपका पेमेंट हो गया, फाइलिंग कर दिया। आपको छुट्टी चाहिए तो वो भी पूरा ऑनलाइन काम हो जाएगा। आपको जो भी काम ऊपर से साहब ने दिया, आप उसको कितनी जल्दी से कितनी सफाई से कर रहे हो, उसका पूरा एनालिसिस भी यहाँ स्पैरो मॉड्यूल से होता रहेगा। और उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आपकी सर्विस बुक सेवा पोथी में लिखा जाएगा। उस हिसाब से आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR बनाए जाएंगे, एक्सेप्शनल, गुड, एवरेज, पुअर। उस हिसाब से आपको सैलरी में बोनस देना है, प्रमोशन देना है, ट्रांसफर करना है, सस्पेंड करना है, वो सारे काम। आगे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस टूर में जाना था, आप टूर में जाके भी आए और आपको TADA क्लेम करना है, ट्रैवल अलाउंस एंड डेली अलाउंस। अब आपको कहीं से पता चले कि सरकार ने क्लास 1 2 ऑफिसर के लिए कुछ उसमें आंकड़ों में बदलाव कर दिया है, तो आप अहमदाबाद की ऑफिस में हो, क्या करना पड़ेगा, GAD या फाइनेंस मिनिस्ट्री में फोन लगाना पड़ेगा। वहां उसके क्लार्क को मूड होगा तो जवाब देगा, नहीं देगा। फिर आपने अपना कोई प्यून वहां पे सचिवालय में भेजो, वो GR की नकल लेके आए, फिर आप उसमें आंकड़ा देखोगे कि आई एम क्लास 1 ऑफिसर तो मेरे को इतना TADA मिलने पात्र है, और फिर कंप्यूटर में वो आंकड़ा आप लिखो, राइट। इट इज वेरी टीडियस प्रोसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे राज्य सरकार का, पूरे केंद्र सरकार का ऐसा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा इससे, कि वहां एक ही कोई डेटाबेस हो जहां फाइल, डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, गाइडलाइंस, एक्ट, सर्कुलर, मैनुअल, सारी चीजें। तो अब यहाँ बैठे बैठे टाइप करो ये वाले नंबर का GR, क्लिक करोगे PDF फाइल दिखेगी, आपको आंकड़ा मिल गया, ओके मेरे को इतना TADA मिलने पात्र है, उस हिसाब से आप फिर टाइप कर सकते हो। सेम वे आप यहाँ से कुछ फाइलें लेके गए सचिवालय में, मंत्री के साथ मीटिंग है और अचानक से वो कुछ और आंकड़ा मांग लेता है, तो आप ये देख सकते हो। तो ऐसे जब आप टूर पे हैं, कहीं बाहर मीटिंग में गए हैं, तो मोबाइल, टैबलेट, उसके अंदर ये सारे ई ऑफिस के सारे मॉड्यूल, नॉलेज मैनेजमेंट, फाइलिंग, नोटिफिकेशन, लीव, अपॉइंटमेंट, फीडबैक, ये सब कुछ आप ऑन द फिंगर टिप्स यू कैन यूज इट। उससे आगे ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ प्रोक्योरमेंट करना है, कुर्सियां खरीदनी है, नया सिस्टम फिट कराना है, टेंडरिंग करना है, पुरानी बिल्डिंग, व्हीकल या इवन नेचुरल रिसोर्सेज, इसका ऑक्शन करना है, तो यहाँ पर भी आप ये मॉड्यूल यूज कर सकते हो। बैंक वाले इसे बहुत यूज करते हैं। NPA के नाम पे सरफायसी एक्ट में जो जो मिलकत उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली है, उसका इस प्रकार से ई ऑक्शन किया जाता है। सिर्फ एक कोल ब्लॉक का ऑक्शन, तो वहां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज की गई, L7P2 पावर पॉइंट में आपको मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया गया, L7P5 पावर पॉइंट में आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग। इंटरनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस कैसे यूज की जा सकती है और फिर उससे क्या क्या फायदे होंगे, सारे फायदे हम लेक्चर के अंत में एक साथ देख लेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग।
GIS MIS की मदद से। सबसे पहले तो GIS डेफिनेशन क्या है, रट्टा मारो जिंदाबाद। आप एक मैप ले लो, मैप के ऊपर कुछ डेटा प्लॉट करो, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ, इतना मोर्टालिटी रेट है, नेचुरल रिसोर्सेज इतना है, इतना डिजीज है, XYZ। तो मैप के ऊपर ये जो डेटा प्लॉट किया, अब आपको ये डिजिटल स्मार्ट मैप दिख गया। अब उसके अंदर आप ट्रेंड एनालिसिस करो, क्या पैटर्न है, उस हिसाब से नई पॉलिसी डिसीजन बनाओ। वो पूरा जो काम है दैट इज GIS। सो व्हाट इज GIS? GIS इज अ मैकेनिज्म टू डिस्प्ले डेटा। और ये डेटा कहाँ पे डिस्प्ले करना है? यूजिंग डिजिटाइज मैप्स या फिर स्मार्ट मैप्स या फिर इंटेलिजेंट मैप्स। और क्यों करना है? टू विजुअलाइज द पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड्स। फॉर एग्जांपल ये रियल वर्ल्ड है, अब उसका एक डिजिटल मैप बनाओ कि लैंड यूजेज कितना है यहाँ पर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ है, IT क्लस्टर यहाँ बन गया है एंड सो ऑन। तो उस प्रकार से आप जोनिंग के नियम बना सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट तय कर सकते हैं। फिर ये इसका डिजिटल मैप बनाओ कि एलिवेशन क्या है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ वो नीचे प्रदेश है। तो जब बारिश होगी स्वाभाविक है ये जो नीचे वाले इलाके वहां पानी भर जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यू फाइंड आउट द फ्लड प्रोन एरियाज, वहां ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आप सोच सकते हो। फिर लैंड के पार्सल है, कहाँ कौन किस प्रकार से रह रहा है, तो टाउन प्लानिंग कर सकते हो। स्ट्रीट मैप आप बन सकते हैं, वहां ट्रैफिक का कितना कंजेशन रहता है, उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हो। कस्टमर कौन कहाँ घूमते हैं, लोग जो रहते हैं उनका इनकम ग्रुप क्या है, उस हिसाब से आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ GIS। लेकिन GIS अकेला पर्याप्त नहीं है, उसके साथ कुछ और भी चीजें हमको चाहिए। एक और चीज चाहिए, उसको बोलते हैं MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? मान लो आप एक कोचिंग क्लास के मालिक हो और हर शाम को आपका रिसेप्शनिस्ट आपको एक कागज में कुछ लिख के दे देता है कि सुबह 11 बजे क्लास चालू हुआ, उसमें इतने लोग गैर हाजिर थे, फिर 1 से 3 बजे में इतने पेरेंट्स आए, उनकी ये इंक्वायरी थी, फिर 4 बजे 2 लोगों ने फी पे की, 5 बजे ऑफिस बंद किया एंड सो ऑन। और डेली वो इस प्रकार से आपको रिपोर्ट दे रहा है। क्या तकलीफ है? जो बड़ा बॉस है उसे डेली नहीं, उसे कोई पीरियोडिकल रिपोर्ट चाहिए और सिस्टमेटिकली चाहिए। सब फ्रेगमेंटेड डेली ये हुआ वो नहीं, सिस्टमेटिक कि एक हफ्ते के अंदर इतने क्लासेस हुए जिसमें इतना अटेंडेंस था, इतने पेरेंट्स मिलने को आए, उनका ये इंक्वायरी था, हमने इतने कॉल कन्वर्ट किए, इतनी फी पेमेंट हो गई, इतना बाकी है, लाइक दैट। तो मतलब क्या देना है? मैनेजर को रिपोर्ट देना है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का रिपोर्ट नहीं देना है, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट देना है। और डे टू डे रिपोर्ट नहीं देना है, पीरियोडिकली रिपोर्ट देना है। सो व्हाट इज MIS डिफाइन आप करते हैं? इट इज अ सिस्टम डिजाइन टू गिव स्ट्रक्चर्ड पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द मैनेजर। ये हो गया MIS की व्याख्या। GIS की व्याख्या क्या? मैप है, उसके ऊपर डेटा प्लॉट करो तो आपको डिजिटल डेटा मिल गया, उससे ट्रेंड एनालिसिस करो, दैट इज। MIS क्या है? मैनेजर को रिपोर्ट दे दो, डेली नहीं, पीरियोडिकली दो, फ्रेगमेंटेड नहीं, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट दो, दैट इज MIS। अब E-गवर्नेंस या ऐसे कुछ भी जवाब लिख रहे हो तो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट खोलो, ऐप बनाओ, GIS MIS, उसके अलावा भी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स अगर हम याद करके जाए तो जवाब को और निखार सकते हैं और ज्यादा मार्क की अपेक्षा रख सकते हैं। तो कुछ और टर्म्स समझ लेते हैं। वन इज कॉल्ड ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इससे क्या होता है? मैन मटेरियल और मनी का मैनेजमेंट प्लानिंग करने में। आप कोई सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो तो आपके पास मैन के रूप में क्या होगा? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, राइट। मनी, सरकारी जो ग्रांट में पैसा है। मटेरियल क्या? आपकी बिल्डिंग है, एम्बुलेंस है, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर और वो सारी चीजें। अब एप्लीकेशन क्या हो सकती है? ये ओरेकल, सैप, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो सकता है। अब आप समझिए, GIS से आपको एक डेटा मिलता रहे कि ये डेंगू का प्रकोप इस इलाकों में ज्यादा है, तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बोल सकते हो कि वहां स्प्रे ज्यादा करो। फिर MIS की मदद से मेडिकल ऑफिसर को ये डेटा मिल जाए कि भाई अपनी हॉस्पिटल में इतने वार्ड है, यहाँ पर इतने पेशेंट ज्यादा आते हैं लेकिन डॉक्टर इतने कम हैं, राइट। तो उस प्रकार से मैन मटेरियल को ट्वीक कर सकते हैं। फिर ये पता चले कि अपने जिले की एज प्रोफाइल ये है लेकिन जेरियाट्रिक मेडिसिन, एल्डरली लोगों के लिए जो दवाइयां है वो स्टॉक में कुछ जरूरत से ज्यादा है और 3 महीने में एक्सपायर होगी। उसके सामने अगर आपको ऑनलाइन पता चल जाए कि केरला के अंदर उनकी एजिंग पॉपुलेशन हो रही है और वहां इस प्रकार की दवाइयों की जरूरत ज्यादा है, तो आप यहाँ से स्टॉक वहां ट्रांसफर कराएं और उनको बोले कि आप भाई पेडियाट्रिक्स या फैमिली प्लानिंग वाले जो मेडिसिन है वो हमको भेज दीजिए। सो लाइक दैट यू कैन डू एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यूजिंग ओरेकल, सैप और ये सारे सॉफ्टवेयर। तो थोड़े टेक्निकल टर्म हो, आप रिफाइन जवाब लिख सकते हो। आगे CRM, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर। Amazon, फ्लिपकार्ट आपने परचेज किया होगा, क्या होता है? प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ, आपने पेमेंट किया, उस पेमेंट के हिसाब से इनवॉइस जनरेट हुआ, ट्रैकिंग नंबर जनरेट हुआ, पार्सल आया, वो मतलब पूरा नोटिफिकेशन वगैरह चलता है और आपको कुछ गलत लगा तो आप प्रोडक्ट रिटर्न करना है, वो पूरी ट्रैकिंग सिस्टम। सेम वे यू कैन यूज इन पब्लिक सर्विस ऑल्सो।
इलेक्ट्रिसिटी है, गैस कनेक्शन है, वाटर सप्लाई है, इवन आप टैक्स भर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से पेमेंट वगैरह रिसिप्ट जनरेट करना है, राइट। तो सीआरएम उस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड इज सीएमएस। सीएमएस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास कुछ टेक्स्ट है, कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ वीडियो है, कुछ पीडीएफ फाइल है, ये सब क्या हुआ, कंटेंट। अब इस कंटेंट को जनता को दिखाओगे कैसे? नरेंद्र मोदी जो करते हैं, क्या कर रहे हैं, उनका ब्लॉग है, वहां डिस्प्ले हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की ऑनलाइन आप साइट देखिए, वो भी एक प्रकार से है, टेक्स्ट दिखा रहा है, फोटो, वीडियो, पीडीएफ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, उसके लिए जो सिस्टम काम करती है। तो ये तीनों चीजें, आप मोदी का ब्लॉग देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट देख लीजिए, मेक इन इंडिया वेबसाइट, नीति आयोग वेबसाइट, ये सारी कहां पे होस्ट हुई है, वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सेम वे ई ज्ञान कोश है, वहां आप ऑनलाइन रजिस्टर करके उसको पूरा डेटा और ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो। उस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो होता है उसको बोलते हैं मूडल। वो क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ईआरपी, ओरेकल, सैप, सीआरएम के सॉफ्टवेयर, सीएमएस, थोड़े आप और नाम वगैरह जोड़ के जवाब लिखें तो ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब ये सारी चीजों की मदद से डिजास्टर प्रिपेयरनेस मैनेजमेंट वाले सवाल पे आते हैं। नेपाल में अर्थक्वेक हुआ तो क्या है, मैप है आपके पास, मैप के ऊपर आप डेटा प्लॉट करना शुरू करो कि कहां कहां हमने कैंप, शेल्टर कैंप बनाए हैं, कहां कहां मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया फिट किए हैं, अर्थक्वेक का डैमेज कहां पर ज्यादा देखने को मिला, एपी सेंटर किधर था, कहां पर ज्यादा हेल्प की आवश्यकता है, मेडिकल फैसिलिटी हमने कहां कैंप डाले हैं, और मिसिंग पर्सन या ट्रैप पर्सन कहां पे है, राइट। यहाँ पर भी क्राउड सोर्सिंग हो सकता है, वो ट्रैप पर्सन है, वो खुद के मोबाइल से कुछ एसएमएस करे और वो यहाँ पे पहुंच जाए और डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। सो देयर इज अ मैप, और उसके ऊपर आपने डेटा प्लॉट किया, तो मतलब क्या हुआ, जीआईएस गिरी अपनी पूरी हुई। अब जीआईएस अकेला पर्याप्त नहीं है, और भी चीजें चाहिए। क्या, कैंप के अंदर ये शेल्टर है, तो जनता को आपने हर एक जगह आपने ये मेडिकल कैंप लगा दिए, तो जनता को नोटिफाई कैसे करोगे, सोशल मीडिया पे रखोगे, नेपाल.earthquake.com ऐसी वेबसाइट बनाओगे, वहां पर ये राइट मैप वगैरह डालोगे, तो यू आर पुटिंग कंटेंट, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, राइट। देन कोई अगर आदमी यहाँ ट्रैप हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए वो ट्रैकिंग वाला सिस्टम, तो सीआरएम सोच सकते हैं, ईआरपी सोच सकते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कैसे, मान लो अगर आपकी रेस्क्यू टीम यहाँ पर है और ट्रैप पर्सन यहाँ पर है, तो आप जीआईएस कोऑर्डिनेशन भेजो और उस हिसाब से आदमी यहाँ से उधर जाए। कोई आदमी बीमार है, उसे जो दवाइयां चाहिए उस प्रकार की मेडिकल टीम या ड्रग सप्लाई चाहिए, अगेन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैन, मटेरियल, मनी, उसका मैनेजमेंट आप देख सकते हो। फिर ये एपी सेंटर किधर पे था और कहाँ कितना कितना हमने डैमेज देखने को मिला, सो अकॉर्डिंगली वो डैमेज असेसमेंट की मदद से आप जीआईएस यूज करो और फ्यूचर अर्बन प्लानिंग सोच सकते हो कि फॉल्ट प्लेन ये है तो यहाँ बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। सेम वे यू कैन डू फ्लड मैनेजमेंट में भी सोच सकते हो कि ये नदी जा रही है और प्रोजेक्शन किया जाए जीआईएस की मदद से कि अगर इतना ज्यादा पानी आ जाए या इतने एमएम ज्यादा बारिश हो जाए तो कौन से इलाके डूब जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज फैसिलिटी, एम्बैंकमेंट, इवन इवैक्यूएशन सेंटर के आप नाम और लोकेशन भी यहाँ पे सोच सकते हो।